creating opportunities and strengthening India's growth story. Please join me in welcoming Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Chief Minister, Government of Maharashtra, for special address. आईफा स्टीलेक्स 2025 स्टील महाकुंभ के इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मेरे साथी और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी, आईफा के प्रेसिडेंट योगेश मानधनी जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डॉक्टर पी अन्बलगम जी, रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनडीपी इंडिया मैडम एंजेला लुसिगी, एमडी लॉयड मेटल्स श्री बालसुब्रमण्यम प्रभाकरन, डायरेक्टर इलेक्ट्रोथेम इंडिया लिमिटेड श्री सूरज भंडारी, ऑनररी सेक्रेटरी जनरल आईआईएफए श्री कमल अग्रवाल, इस सभागार में उपस्थित स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आईफा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने स्टीलेक्स 2025 आयोजित किया और इसका नाम रखा स्टील महाकुंभ। और महाकुंभ का अर्थ होता है कि अलग अलग जगह से जब लोग एकत्रित आते हैं और विचारों का और संस्कारों का चिंतन और मंथन होता है, उसका आदान प्रदान होता है, वही महाकुंभ कहलाता है। और मुझे देखकर बहुत खुशी है कि भारत के कई राज्यों से स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लीडर्स हैं, वे सारे यहाँ पर एकत्रित हैं और केवल स्टील इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात नहीं चल रही, तो स्टील इंडस्ट्री विश्व के भविष्य में किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी, इसकी चर्चा इस महाकुंभ में चल रही है। ये देखकर मैं बहुत ही अभिभूत हूं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी थीम ये सस्टेनेबल ग्रीन स्टील, इस थीम को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जिस समय पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किए, उस समय कई लोग ये मानते थे कि जिस प्रकार के ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कट करने पर और जिस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर मोदी जी ने हस्ताक्षर किए हैं, ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी अभी हमारे आदरणीय मंत्री महोदय प्रहलाद जी ने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समय से पहले ये करके दिखाया है और अब भारत उन देशों में शुमार होता है जो केवल सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करते, जो सस्टेनेबिलिटी क्या है इसको प्रैक्टिस में लाकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, हमने ये करके दिखाया है। और इसी के चलते हमारा अगला विजन जो स्टील इंडस्ट्री के लिए है
वो एक और स्टील का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसकी कॉस्ट कम करना और उसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्री में भी सस्टेनेबिलिटी लाना। और अब जो ग्रीन स्टील का एक नया मार्केट तैयार हुआ है, उस मार्केट को धीरे धीरे डोमिनेट करना, इस और भारत की जो हमारी नीति है वो बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी यहाँ पर बैठे हुए आप सब लोगों की है, क्योंकि आप सब लोग मिलकर अगर ये तय करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से यह संभव है। आदरणीय मंत्री जी ने हमारे सामने केंद्र सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन की जो एक व्यवस्था खड़ी की है, उसके बारे में कई चीजें हमारे सामने बताई और एक नया मिशन ग्रीन स्टील के लिए, जिसमें केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपया निवेश करने वाला है, उसको भी हमारे सामने उसकी आउटलाइन रखी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सारी परिस्थिति में हमें आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा और इसको अवसर के रूप में देखकर हमें आगे बढ़ना होगा। मैं महाराष्ट्र की ओर से यह आश्वासित करना चाहता हूं कि जहां एक और एनर्जी ट्रांजिशन प्लान में महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ी पहल की है और जहां 2023 में महाराष्ट्र के एनर्जी मिक्स में मात्र 13% रिन्यूएबल था, आज हम 25% पर हैं और 2030 में हम लोग करीब 58% तक चले जाएंगे। 58% ऑफ विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस सारे ट्रांजिशन में केंद्र सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, कुसुम जैसी योजना जिसमें महाराष्ट्र लीडर है, आज उसका परिणाम क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा जब स्टील की बात करते हैं तो जैसे उसका प्राइमरी और सेकेंडरी रॉ मटेरियल होता है, वैसे स्टील का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल ये पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट का एक बड़ा असर ये हमारे स्टील मेकिंग पर होता है, उसकी इंटरनेशनल फिजिबिलिटी पर, मार्केट पर उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। और हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से हमारे ऊर्जा स्रोतों का सस्टेनेबिलिटी की ओर ट्रांजिशन किया है, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 2026 के दिसंबर तक महाराष्ट्र के किसानों को जो हम 16,000 मेगावाट बिजली देते हैं, उसमें से हर यूनिट, एवरी यूनिट ऑफ पावर विल कम फ्रॉम सोलर। तो पूरा का पूरा हम एनर्जी ट्रांजिशन वहां पर कर रहे हैं और इसका परिणाम ये हो रहा है कि ओवरऑल पावर कॉस्ट में ये मिक्स होने के कारण किसानों को सस्ते में पावर सब्सिडी हम उद्योगों से वसूल करते थे, अब उस सब्सिडी को धीरे धीरे हम समाप्त कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेडिक्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो 2005 से लेकर 2025 तक हम लोगों ने हर साल, एवरी ईयर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेगुलेटर ये करता है, हम तो करते नहीं है, सरकार के हाथ में कुछ होता नहीं है। हमारे रेगुलेटर ने हर साल बिजली की कीमत, पावर की कीमत 9% से बढ़ाई है, एवरी ईयर 9%। बट 2025 से 2030 तक का मल्टी ईयर टैरिफ अभी रेगुलेटर ने मंजूर किया है।
अब इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। और इस टैरिफ में हर साल हम लोग बिजली के रेट उद्योगों के लिए भी हर साल कम करने वाले हैं। और आज से 2030 में करीब 10% कम रेट ये बिजली का होगा। हर साल हम इसमें कटौती करेंगे। तो अब हमारे उद्योगों को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बिजली के रेट कितने बढ़ेंगे, वो घटने वाले हैं, वो बढ़ने वाले नहीं है। एक प्रेडिक्टेबिलिटी हमने उसमें लाई है। और इसके साथ साथ आज जिसका उल्लेख यहाँ पर हुआ, गढ़चिरौली जैसा एक हमारा इलाका जो केवल नक्सलवाद के लिए, माओवाद के लिए जाना जाता था, और हम छोटे थे तब से सुनते थे कि टाटा तो पहले गढ़चिरौली आए और यहाँ पर प्लांट लगाना चाहते थे, लेकिन उस समय की हालत ऐसी थी कि वो नहीं लगा पाए, इसलिए वो टाटा नगर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने टाटा नगर बसा लिया। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है कि हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में वहाँ से माओवाद को समाप्त कर दिया है। और अब देश की नई स्टील सिटी ये गढ़चिरौली बनने जा रही है। ये हमारे लॉयड मेटल्स के श्री प्रभाकरन जी यहाँ पर है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ मिस्टर प्रभाकरन, कि जिस समय उन्होंने शुरुआत की तो बड़ी कठिनाई थी। उस समय माओवादी अपने चरम पर थे, लेकिन मैंने उनको ये धाड़स दिया था कि आप मैदान में पैर रखिए, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। और उन्होंने पूरी ताकत के साथ वहाँ पर कदम रखा, वहाँ पर माइनिंग शुरू की। शुरू में माओवादियों ने कई हमले भी किए, लेकिन बाद में कम्युनिटी एंगेजमेंट हुआ। और जैसे ही लोकल कम्युनिटीज को ध्यान में आया कि हमारे हित के लिए ये चल रहा है, हमें इसमें से पैसा मिल रहा है, हमारे लिए लाइवलीहुड तैयार हो रहा है, तो परिणाम ऐसा हुआ कि लोकल कम्युनिटीज ने माओवादियों को नकारा और स्टील माइनिंग को, स्टील इंडस्ट्री को स्वीकारा। और आज उसका परिणाम यह है कि इतनी सुंदर इकोसिस्टम अब वहाँ पर खड़ी हुई है। और जिस प्रकार से माइनिंग और माइनिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर खड़ी हो रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज तो हम देश में महाराष्ट्र स्टील प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पर हैं। योगेश जी 4th। अगले 8 सालों में वी विल बी नंबर 1। हम देश में पहले स्थान पर अगले 8 सालों में आएंगे। और आज भी आपने देखा जिस प्रकार से निवेश, आज करीब 80,000 करोड़ का निवेश महाराष्ट्र में स्टील के सेक्टर में हुआ है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होगा। और इससे पहले हम लोग 5 लाख करोड़ के ऐसे ही निवेश ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जो अलग अलग प्रकार से एक्टिव एंगेजमेंट में है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक नई स्टील की इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस इकोसिस्टम को शुरू करते समय एक बात का ध्यान हमने रखा है, गढ़चिरौली ये बायोडाइवर्सिटी का इलाका है। वेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ये गढ़चिरौली में है। हम जल, जमीन और जंगल को नष्ट नहीं करना चाहते, हम बायोडाइवर्सिटी को नष्ट नहीं करना चाहते। इसलिए हमने तय किया, पहली बात तो तय की कि गढ़चिरौली में हम लोग 5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। उसमें से 40 लाख हमने लगा दिए, 5 करोड़ पेड़ हम वहाँ लगाएंगे। और उसको आज जितना ग्रीन है उससे ज़्यादा ग्रीन हम बनाएंगे। लेकिन दूसरा हमारा प्रयास ये है कि गढ़चिरौली में पूरी जो स्टील की इकोसिस्टम है, इसको ग्रीन स्टील की ओर हम कैसे ले जाएं। और इस दृष्टि से केंद्र सरकार के साथ और कई अलग अलग